9 मौतें हुई हैं इस मॉल में। लोग तरह तरह की बातें करते हैं, यहां भूत है, पर मैं इन बातों को नहीं मानता। देखो विष्णु, आज बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। आपके मॉल की सेलिब्रेशन। Cheers, guys. राणा कमिंग। कौन है? राणा। कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है सर, मैंने भी चेक किया है। हमें यहां से निकलना होगा, ये जगह सेफ नहीं है। हम सब एक एक करके मरेंगे। सबके पीछे जो भी है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। भी ऑब्वियसली डिफरेंट है क्योंकि इट्स सेट इन अ मॉल, तो इट इज देयर एट द मॉल। और जैसा आप लोग पूछ रहे थे कि मॉल में लोग जाते हैं, मॉल जैसे फ्लैट नाम की कोई फिल्म आती है और तो सब लोग फ्लैट में रहते हैं बॉम्बे में। इसका मतलब ये थोड़ा सब लोग अपने फ्लैट छोड़ के चले जाएंगे। आई थिंक मॉल्स एक हिस्सा बन चुके हैं हमारी जिंदगी का। हम लोग फिल्में देखने जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, टाइम पास करने जाते हैं। तो ऐसे इतने सारे मॉल्स हैं, उसमें से ऐसा कोई एक मॉल है जिसकी ये कहानी है, जहां पे ये होता है, फिर उसकी बैक स्टोरी क्या है वो फिल्म है। 9 मौतें हुई हैं इस मॉल में। लोग तरह तरह की बातें करते हैं, यहां भूत है, पर मैं इन बातों को नहीं मानता। खाली मॉल के अंदर रात के टाइम में, और ऑब्वियसली आपने देखा होगा, ट्रेलर में भी देखा होगा कि लाइट सब ऑफ और उसमें आप एक टॉर्च की लाइट के साथ और इन सब चीजों के साथ कर रहे थे। तो चक्कर क्या है कि 40 रातें शाम को 7 बजे से लेकर सुबह के 7-8 बजे तक, आई डोंट थिंक किसी के अंदर ऐसी, और फिजिकली स्ट्रेनिंग होता है ना। आप भाग रहे हैं, एलिवेटर से नीचे आ रहे हैं, एस्केलेटर से ऊपर भाग रहे हैं और सीढ़ियों से भाग रहे हैं और भागते ही जा रहे हैं, परफॉर्म भी कर रहे हैं, भाग भी रहे हैं, और बहुत अच्छी खासी एक्सरसाइज थी। सबके पीछे जो भी है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। यही कोशिश रही है प्रोड्यूसर्स की और डायरेक्टर की कि लेवल ऊपर ले जाने के लिए इस फिल्म के साथ, एंड दैट इज द अचीवमेंट। अगर आपने ट्रेलर भी देखा होगा तो इसकी लुक आपको डिफरेंट लग रही होगी बाकी हॉरर फिल्म से। आई एम श्योर जिस तरीके की ट्रीटमेंट है फिल्म की, जिस तरीके का कैमरा वर्क है, जिस तरीके की साउंड है, सारा कुछ जो करने की कोशिश की गई है, आई थिंक दैट रियली डन अ कमेंडेबल जॉब। इस तरह के जॉनर में हम लोगों ने आमतौर पर देखा है कि कुछ
खास नामों का दबदबा ज़्यादा रहा है, चाहे वो रामसी की बात की जाए या आगे की बात किया जाए, तो इन लोगों का नाम जब भी आता है तो इस तरह की फिल्मों का नाम बिल्कुल ये सब एसेस रहे हैं इस जॉनर में, और आई थिंक जितने यंग डायरेक्टर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं इनमें से किसी न किसी से तो इंस्पायर होके ही बनाते होंगे ना फिल्में। तो पवन की आई थिंक सेंसिबिलिटी बहुत सही है थ्रिलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज ये फिल्म हॉरर के अलावा इसमें एक थ्रिल एलिमेंट भी होने वाला है, इसमें एक एडवेंचर भी होने वाला है। इट्स नॉट कि बस वो चल रहा है, इसमें आपको जो एक्शन एडवेंचर वो सारा कुछ जो दिखने वाला है वो भी काफी उसका भी मजा लेने वाले हैं। थैंक यू सर। 9 मौतें हुई है इस मॉल में। लोग तरह तरह की बातें करते हैं, यहां भूत है, पर मैं इन बातों को नहीं मानता। देखो विष्णु, आज बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। आपकी मौत की सेलिब्रेशन। Cheers, guys. राणा कमिंग। कौन है? राणा। कुछ न कुछ गड़बड़ तो है सर, मैंने भी चेक किया है। हमें यहां से निकलना होगा, ये जगह सेफ नहीं है। हम सब एक एक करके मरेंगे। अर्ज कीजे जौहरे अंदेशा की गर्मी कहाँ, अर्ज कीजे जौहरे अंदेशा की गर्मी कहाँ, कुछ ख्याल आया था वहशत का कि सहरा जल गया। या रसूल या रसूल या रसूल या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारी कायनात मसरूर है, जश्न मिलादे रसूल है। ऐ नबियों के सरदार, निगाह इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरआन वही फुरकान, वही यासीन वही ताहा। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, मेरी तुझ पे इंसानियत के लिए मोहसिन इंसानियत का पैगाम सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करता हुआ लाइव फोन इन प्रोग्राम हुब्बे नबी से सरशार नातों का हसीन गुलदस्ता जश्न मिलादुन नबी, हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ATV उर्दू पर।
इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। मैंने 22 साल नशा किया। 11th क्लास में था जब मैंने ड्रग्स शुरू करी। दिन में क्या रात में क्या, मेरे को जैसे मेरी आंख खुलती थी मेरे को नशा चाहिए था। बहुत सारी मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो गया था। मेरी पढ़ाई नहीं हो सकी पूरी। मैंने अपने बच्चों को अपने सामने बड़े होते देखा ही नहीं। कुछ भी बुरा से बुरा काम करवा देते ये चीज। कुछ हद तक मैं जिम्मेदार हूँ अपने माता पिता की मौत का। मेरा पूरा करियर ही तबाह हो गया। इस नशे ने मेरे को कहीं का नहीं छोड़ा। क्या है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, कहने को घर है, सिर्फ नाम को है तो नहीं। सुनिए अपने लोगों की बातें, न रिश्तों का ख्याल न खुद का। हर किसी ने अपनी जिंदगी अपने ही हाथों तबाह कर ली। किसी ने अपने ही माता पिता पर हाथ उठाया तो किसी ने पूरी जिंदगी नशे की खुमारी में ही बिता दी। इन सब ने जिंदगी की शुरुआत हमारी और आपकी तरह ही की थी, लेकिन जिंदगी के सफर में इन्होंने वो राह चुन ली जिसने इन्हें तबाही की कगार पर खड़ा कर दिया। वो राह थी नशे और बुरी लत की। नशा चाहे शराब का हो, ड्रग्स का, लत चाहे जुए की हो या फिर इंटरनेट की, नतीजा एक ही होता है, बर्बादी, अपनी और अपनों की बर्बादी। हम सोचते हैं कि नशा करने वाला इसे अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर रहा है, जबकि हकीकत यह है कि नशे की आदत एक बीमारी है और इससे छुटकारा पाने के लिए इलाज की जरूरत पड़ती है। नशे में फंसा इंसान खुद तड़पता तो है, लेकिन चाहकर भी अपनी इस लत को छोड़ नहीं पाता। क्या होता है एक नशेबाज का दर्द, क्या होते हैं उनके एहसास और क्या है किसी भी लत से बाहर निकलने का रास्ता, आज हम जानेंगे खुद उन्हीं से जो कभी खुद थे नशेबाज। नशा एक इंसान से कितनी घिनौनी हरकतें करा सकता है, संजय इसकी एक जीती जागती मिसाल है। जुआ उनकी जिंदगी का पहला नशा था और नशे की इस दौड़ में वो गैम्बलिंग के बाद कब शराब और ड्रग्स का शिकार बन गए उन्हें भी पता नहीं चला। इसके बाद के 15 साल किस अंधेरे में गुजर गए ये तो संजय भी नहीं जानते। हाँ, नशे को पूरा करने के लिए उन्होंने किन खौफनाक हदों को पार किया है उन्हें याद कर वो आज जरूर कांप उठते हैं। संजय, नशे की शुरुआत कब और कैसे हुई? बहुत छोटा था और उस समय कहीं ना कहीं ये लगता था कि मैं अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं था, तो मैं बाहर आकर्षित होता था। तो सबसे पहले मेरे को अपने घर से थोड़ी दूर लड़के दिखते थे जो जुआ खेलते रहते थे और साथ में शराब पीते थे। मेरे को वो आकर्षण खींच के ले गया और मैं धीरे धीरे जुए की लत में पड़ गया। मेरे को बड़ी अच्छी तरह याद है, मैं 16 साल का था तो कैसीनोस का पता लगा और पहली बार मकाओ कैसीनो में जुआ खेलने गया। घर में इतना पैसा था आपके पास? हाँ, घर में इतना पैसा था। मेरे फादर कुवैत में थे तो हर समय छूट मिली रहती थी। तो एक ट्रिप बनाकर मकाओ गए, ये किसी को नहीं बताया कि जुआ खेलने जा रहे हैं। और वहां पर उन कैसीनोस को देख के बहुत एक हाई मिलती थी, ऐसा लगता था आई एम डिफरेंट। एक दिन मैं वहां पे 10-11 लाख रुपए हार गया जो काम के हिसाब से लेके गए थे। लेकिन वो लत मेरे को लगता था कि मैं अब नहीं खेलूंगा, लेकिन दोबारा पहुंच जाता था वहां पे। तो धीरे धीरे चोरियां चालू हुई, घर पे चोरी चालू हुई, मांगना चालू हुआ, रिश्तेदारों से मांगना चालू हुआ। मेरी सिस्टर्स बड़ी थी, उनसे मांगना चालू हुआ। उन लोगों को पता ही नहीं लग पा रहा था कि क्या हो रहा है। पढ़ाई इफेक्ट हो रही थी। मैं स्पोर्ट्समैन था, क्रिकेटर था, क्रिकेट छूट गई, मेरे स्पोर्ट्स छूट गए, एक्सरसाइज छूट गई, सब कुछ छूटता चला गया और जुआ बढ़ता चला गया और उसके साथ साथ परिणाम बढ़ते चले गए। और एक टाइम ऐसी आ गई कि जब वो परिणाम झेलने की क्षमता नहीं रहती थी तो साथ में शराब चालू हो गई। वो 1 से 2 हो गया और अब शराब के परिणाम होने चालू हो गए कि जब शराब ज्यादा हुई तो जुआ कम होता चला गया, शराब ज्यादा चालू हो गई। ट्रक बेचे हैं आपने घर के? उस टाइम पे मैंने अपने फादर को कहा कि अब मैं बिजनेस करूंगा, बाहर नहीं जाऊंगा। तो मेरे फ्रेंड की ट्रांसपोर्ट कंपनी थी काफी बड़ी, तो यही डिसाइड हुआ कि ट्रक्स खरीद देते हैं इसको। तो मेरे को उन्होंने ट्रक्स दिला दिए। अब मेरी शराब इतनी बढ़ चुकी थी, ट्रांसपोर्ट पे बैठना, पूरे दिन शराब पीते रहना। शाम की शराब सुबह से चालू हो गई और वो लॉस ऑफ कंट्रोल कब इतना तगड़ा हो गया कि मेरे को यही नहीं पता लगा कि मैं अब कब सुबह पीने लगा। एक टाइम ये आ गया था कि मैंने दोनों ट्रक बेच दिए और घर वालों को यही बताता रहता था कि आज कलकत्ता गया हुआ है ट्रक, आज बॉम्बे गया हुआ है ट्रक। 6 महीने तक यही सब चलता रहा। तब घर पे थोड़ा थोड़ा खुलना चालू हुआ।
तब मैं शराब से परेशान हो चुका था। पैसों के लिए अगर मैं आपसे पूछूं कि आप किस हद तक गिर चुके हैं? सारी हदें पार करी हुई हैं एडिक्शन में। घर में चोरी, बाहर चोरी, छीना झपटी, संगत जो एक सोशल स्टेटस था वो बिल्कुल सड़क छापों के साथ हो गया था। झुग्गियों में बैठना, वहां पर बैठ के पीना, क्योंकि उस टाइम सिर्फ ऑब्सेशन पीने का होता था। शराब के लिए माँ की चूड़ियां उतरवाई थी? जब स्मैक पीनी चालू करी तो शराब ऑटोमेटिकली बंद हो गई, क्योंकि शराब में मजा आना बंद हो गया और स्मैक में मजा आने लगा। फिर फर्स्ट टाइम जब मेरे को नहीं मिली तब मुझे पता लगा कि इसके विड्रॉल्स बॉडी के अंदर कितने तगड़े होते हैं। ना मेरे से उठा जा रहा था, ना बैठा जा रहा था, आंख से पानी, नाक से पानी, वॉमिटिंग, लूज मोशंस, आई मीन यू नेम इट, द विड्रॉल्स वर देयर। तब मेरे को पता लगा ये कितनी खतरनाक चीज है। लेकिन उसका कंपल्शन इतना तगड़ा था कि मैं बिल्कुल पागलों की तरह ढूंढता फिर रहा था कहां मिलेगी, और मेरी कैपेसिटी दिन में 5 ग्राम पीने की थी। तो मेरे को 86 में 1500-2000 रुपए रोज चाहिए होते थे। मेरी मदर मेरे से बहुत ज्यादा इमोशनल थी। वो उस टाइम पे मुझे आज याद है कि 30-35 हजार रुपए इधर उधर से करके मेरे को दे दिया करते। मेरे को वो भी कम पड़ते थे। मेरे फादर बाहर थे और उन्होंने मेरी मदर को तंगी कर दी जब उनको ये पता लगा कि अब तुम किसी कीमत पे पैसे नहीं दोगी। तो मैं अपनी एडिक्शन की नीचता पे आना चालू हो गया। उनकी चूड़ियां निकाल के ले गया, जबरदस्ती ले गया, उनके गले से चेन उतार ली। लेकिन उस टाइम कुछ बिल्कुल फीलिंग्स, बिल्कुल इमोशंस नम हो जाते हैं। मेरे ताऊ जी की डेथ हुई थी और उनका बेटा नहीं है, कोई नहीं था, तो मैंने ही जाकर वो सारे क्रियाक्रम करना था। लेकिन मैं टोटल नम था। डेड बॉडी रखी हुई है, बाथरूम में घुस गया। 2 घंटे पहले मैंने स्मैक पी। जो 10 बजे बॉडी लेके जानी थी, इतना भी अंदर फीलिंग नहीं थी कि डेड बॉडी रखी हुई है। फादर के साथ भी मिसबिहेव किया है? फादर आते थे, बहुत समझाते थे, जिनके आगे मैं कभी आंख ऊपर नहीं करता था। एक बार ऐसा हुआ, उन्होंने मेरे को बताया कि ये बीमारी है, ऐसा करना पड़ेगा, तो मैंने उनकी बात को हंस के टाला। वो किसी चीज पे मेरे से नाराज हुए और मैं उनसे इस तरह से हाथापाई पे उतारू हो गया कि मेरे को किसी भी कीमत पे पैसे चाहिए, नहीं तो पूरी हाथापाई, गाली गलौज तक चालू हो गई थी। वो एक बहुत बुरा सीन था मेरी लाइफ का और उसका मेरे को भी बड़ा गम हुआ। कई बार मन में ये कसक उठती होगी कि काश माता पिता कुछ साल और जिंदा रहते और ये खुशी भी देख लेते कि जो बेटा नशे के अंधकार में डूबा हुआ था वो कैसे ठीक हुआ। लगता था, बहुत ज्यादा लगता था। लेकिन ये चीज मैं यहां पर जरूर बोलना चाहता हूं कि एक एडिक्ट के लिए स्पिरिचुअलिटी से ज्यादा कुछ नहीं होता। कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि मेरे माता पिता मेरे साथ नहीं है। एक एक चीज, एक एक मिनट उनकी ब्लेसिंग्स मैं फील कर पाता हूं। वही मेरे को खुश रखते हैं, वही ब्लेसिंग से मैं आगे बढ़ रहा हूं और आज जो कुछ भी मैं हूं सब उसी का नतीजा है। उधर देखिए सर। हेलो बंटू, कैसे हो? पुरानी बातों को याद करके याद आता है कि जब तुम खुद एक एडिक्ट थे तो किस तरीके से मम्मी डैडी के साथ रह के उस फेज से निकले हो। और बहुत दफे ऐसा भी हुआ कि छोटी मोटी प्रॉब्लम सामने आई। कई बार तुमने मम्मी को भी ये कहा कि मैं सुसाइड कमिट कर लूंगा। तो उन सारे फेजेस को ओवरकम करके जिस फेज से आज तुम आए हो और इतने लोगों को, एडिक्ट्स को तुम ट्रीट कर रहे हो, वो एक बहुत बड़ी बात है। This is my younger sister. इनको भी बहुत सताया अपने बहनों को? 5 को। I have 5 sisters. ये बात कब समझ में आई कि अब ऐसे नहीं होगा, ये बीमारी है और इसका इलाज होना है? बहुत सारे लोग हमारे देश में बात समझ नहीं पाते हैं। देखिए, एक तो सबसे पहले ये समझ में आया जब मैं रिहैब में अपने ट्रीटमेंट के लिए गया, तो सबसे ज्यादा क्रेडिट मेरे काउंसलर को जाता है। उसने इस बात को मेरे दिमाग में इतने अच्छे से बिठाया कि ये एक बीमारी है, इमोशंस की बीमारी है, थॉट्स की बीमारी है। शुरू में मुझे बड़ा अजीब सा लगा, मुझे लगता था नशे की बीमारी है। लेकिन वहां पता लगा कि नशा मैं जो करता हूं वो तभी इस बीमारी को ट्रिगर मिलता है जब मेरे थॉट्स, मेरी फीलिंग्स और मेरे इमोशंस, इनका कोऑर्डिनेशन नहीं होता। वो मैंने देखा जिंदगी में कि नशा मेरे जीवन में जिस टाइम आया उससे पहले भी ये बीमारी मेरे जीवन में थी और वो मेरे एक्शंस में दिखती थी। सो डिससैटिस्फैक्शन मेरा
बीमारी का ट्रिगर पॉइंट है। आज भी मैं डिससेटिस्फाइड होता हूं, जैसे मदर फादर नहीं है तो जब डिससेटिस्फेक्शन होता है मैं एक लो फीलिंग में चला जाता हूं। वो लो फीलिंग अगर मैं हैंडल ना करूं रिकवरी के तरीके से, वो मेरे को नशा करा सकती है। लेकिन क्योंकि आज मुझे पता है कि ये लो फीलिंग बीमारी का हिस्सा है, तो मैं बचने वाले कार्य करता हूं। संजय, अब आज आप खुद रिहैब चला रहे हैं, बहुत सारे लोगों का नशा छुड़वा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बहुत सारे दर्शक हैं, हमें लगातार फोन आते हैं कि अगर घर में कोई एडिक्ट है, लोग समझ नहीं पाते कि हम क्या करें, उसको कैसे हैंडल करें। कई बार तो फैमिलीज ही कहने लगती है कि इससे अच्छा तो मर जाए तो बेहतर है। आप उन सारी फैमिलीज को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि कैसे ठीक किया जाए उस एडिक्ट को? देखिए, मैं सारी फैमिलीज को एक ही मैसेज देना चाहूंगा कि एडिक्शन एक बीमारी है और ये एक फैमिली डिजीज है। फैमिलीज ज्यादातर ये सोचती हैं कि एडिक्ट बीमार है और उसका इलाज कराया जाए, और उसको इलाज की जगह डाल के वो भूल जाते हैं कि क्योंकि ये एक फैमिली पारिवारिक बीमारी है, फैमिली भी सिक हो चुकी है, तो फैमिली को भी अपने इमोशंस का इलाज कराना पड़ेगा। एडिक्ट ठीक होना चाहता है, एडिक्ट इलाज करा रहा होता है, लेकिन फैमिली अपने तौर तरीके नहीं बदलती। वो उन्हीं इमोशन से उनको हैंडल करना चाहते हैं, उन्हीं तौर तरीकों से वो ठीक होके बाहर आता है, तो उनकी फ्रस्ट्रेशंस, उनके दबे हुए इमोशंस, क्योंकि अब नशा नहीं कर रहा वो, तो उनको लगता है अब इसका नंबर लगाना चाहिए, वो उधर से स्टार्ट हो जाता है, वो एक रिलैप्स का कारण बनता है। बिल्कुल, हम लोग कई बार ये समझ ही नहीं पाते कि एक नशेबाज कितना लाचार, कितना असहाय होता है। हमें लगता है कि वो चाहे तो ठीक हो सकता है, लेकिन सिर्फ उसका चाहना ही सब कुछ नहीं होता। उसे आपकी मदद की जरूरत है, उसे इलाज की जरूरत है, उसे आपके सहारे की जरूरत है, और ये सहारा उससे मत छीनिए। बोलने में मुझे बहुत वो हो रहा है कि मैं बोलूं कैसे कि मेरी माँ ने मेरे पैर भी छुए कि इस चीज को छोड़ दे बेटा। उस समय नहीं आता था समझ में, पर आज समझ में आता है। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। शिक्षा में क्रांति के लिए 10 पॉइंट का एजेंडा। कैसे होगा एजुकेशन रेवोल्यूशन? प्रधानमंत्री को शिक्षा मंत्री से ये हर साल पूछना चाहिए कि हमारे बच्चे क्या सीख रहे हैं। एजुकेशन क्यों नहीं हर राज्य में इक्वल हो और इक्वल अपॉर्चुनिटीज हो? समझना थोड़ा मुश्किल है कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज को हिंदुस्तान में इजाजत नहीं देते। प्राइमरी एजुकेशन उसको एफिशिएंट बनाए, ये समझने की कोशिश करिए कि जहाँ पे भी लोग फीस चार्ज कर रहे हैं और मुनाफा हो रहा है। परिवर्तन शुरू बेस प्रिंसिपल से करना पड़ेगा। वो एक काम है जो प्रधानमंत्री ही कर सकते हैं। जानिए कैसे बदलेगा भारत। चेंज इंडिया, एन एजेंडा फॉर द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। इन वक्त पर ETV उर्दू पर देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। सारी कायनात मसरूर है, जश्न मिलादे रसूल है। ऐ नबियों के सरदार, निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल, वही आखिर, वही कुरआन, वही फुरकान, वही यासीन, वही ताहा। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, मेरी तुझ पे इंसानियत के लिए मोहसिन इंसानियत का पैगाम, सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करता हुआ लाइव फोन इन प्रोग्राम, हुब्बे नबी से सरशार नातों का हसीन गुलदस्ता, जश्न मिलादुन नबी, हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर।
नशे की प्यास जब उठती है तो इंसान को जानवर तक बना देती है। इस बात को नितिन से बेहतर कौन समझ सकता है। नेशनल लेवल का बास्केटबॉल प्लेयर और सीआरपीएफ में सब इंस्पेक्टर का ओहदा। वो दिन याद कर नितिन की आंखों में खुशियों की किरण चमकती है तो अगले ही पल कुछ याद कर उनकी आंखों में बेचारगी झलक उठती है। अफीम की लत के आगे बेचारे ही तो हो गए थे वो लत जिसने एक सब इंस्पेक्टर को लुटेरा और पॉकेटमार बना दिया। वो नशा जिसकी वजह से वो खुद अपना ही खून बेचने लगा था। क्या इससे ज्यादा मजबूर कोई हो सकता है? नितिन, कब लगी ये लत? मुझे ये एडिक्शन स्टार्टिंग हुआ था 2003 में। मैं उस समय तकरीबन 14 या 14.5 साल का था या 15 साल का होऊंगा। स्टार्टिंग हुई थी अल्कोहल से, उसके बाद आगे चरस, फिर उसके बाद में अफीम, फिर लास्ट जाकर मैं स्मैक पे। स्मैक मैंने तकरीबन 6.5 साल पिया। आज जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो अपनी जिंदगी में क्या दिखता है? अंदर से कुछ होता है, काफी फील होता है कि मतलब कहाँ था मैं, कहाँ मतलब इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल पे बास्केटबॉल प्लेयर था मैं। और पहले जब गेम खेलता था तो सब जगह इज्जत थी, एक नाम था, पहचान थी। और धीरे धीरे फिर जब नशा करने लग गया, यूजिंग टाइम चलता रहा, तो उन चीजों से हटता गया अपने आप। ना गेम में इंटरेस्ट रह गया, ना फैमिली में, तो सब धीरे धीरे हाथ से चला गया। जॉब खुद छोड़नी पड़ी, तो वो चीजें देखता हूँ तो काफी अंदर से हर्ट होता है। अपने बास्केटबॉल के दिनों की कुछ बातें बताइए। देश विदेश में सब जगह खेला है आपने? इंडिया में हर जगह, और इंटरनेशनल खेला वो भी इंडिया में ही हुआ था। उस दौरान क्या होता था कि विदाउट, धीरे धीरे चलते चलते मेरी ऐसी हालत हो गई, विदाउट ड्रग्स मैं खेल नहीं पा सकता था। सांस फूल जाती थी, विड्रॉल सिम्टम्स में खेला नहीं जाता था बिल्कुल। तो उसको गेम को चलाने के लिए भी मेरे को ड्रग्स लेना जरूरी हो गया था। अगर मीनवाइल मेरा ड्रग्स खो जाए या कुछ हो जाए तो मैं जहां पे हूँ, मुझे उस जगह भी पता नहीं है कहाँ मिलता था, मैं वहां से दिल्ली आता था लेके फिर वापस जाता था। तो जाहिर सी बात है लोगों को पता चलने लगा होगा आपके साथ, जो दूसरे प्लेयर्स होंगे या टीम जब मैनेजर। तक मैं खेल रहा था और जब तक मैंने जॉब छोड़ी नहीं थी, रिजाइन नहीं किया था, तब तक कुछ शक था मेरे साथ के प्लेयर्स को, कुछ के गलत करता है। मुझे वहां पे जॉब में बनाया गया, मतलब जो हमारा मैस होता है उसका इंचार्ज बनाया गया, तो उसका सारा बिलिंग सिस्टम मैंने करना होता था। मैंने उसमें भी कपड़े किए, उसमें भी पैसे निकाले। तो थोड़ा मेरे उस समय इंक्वायरी आई मेरे ऊपर हल्की सी। अगर मैं खुद वहां से जॉब नहीं छोड़ता तो मेरे को वहां से मतलब निकाल देते तो सारी जिंदगी कुछ कर नहीं पाता। उसके बाद में खुद ही इसलिए रिजाइन कर दिया था। अब अगर आपकी फैमिली की बात करूं, घर परिवार की, जब पता चला उनको तो बहुत बड़ा सदमा लगा होगा माता पिता को। मेरे माता पिता को जब मैं जॉब पे था उस समय पता चला तो काफी उनको हर्ट हुआ। एक बार नशे की वजह से ही झगड़ा हुआ मेरा, घर पे भी और बाहर भी। उसमें शायद मेरी जान चली जाती मामूली था। तो मेरे बड़े भाई ने उस दिन, मैं होश में तो नहीं था, मुझे एक छोटी सी बात ध्यान है, उसने मुझे बोली थी कि मैं इसकी टांगे तोड़ दूंगा, अपाइज बना दूंगा इसको, सारी जिंदगी घर में बैठा के खिला सकता हूँ,